हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली नेटफ्लिक्स रिलीज सीरीज स्कूप। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है ईयर 2011 से, जब अमेरिका ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार दिया था। इंडिया में हर तरफ यही चर्चा थी कि इंडिया वाले ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि इंडिया में तब दो डॉन का सबसे ज्यादा टेरर था, जिसमें पहला था दाऊद इब्राहिम और दूसरा था छोटा राजन। पहले छोटा राजन दाऊद के लिए काम करता था, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दोनों सेपरेट हो गए। तब से दोनों में एक गैंग वॉर शुरू हो गया था, जिसके बाद आए दिन मर्डर, शूट आउट ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता। 2010 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पुलिस वालों पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया था। उस केस को 4 पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी। तो वही हम देखते हैं जागृति नाम की जर्नलिस्ट को, जो अपनी खबरी के साथ बात कर रही थी। वो उसे एक मोबाइल गिफ्ट करती है, जिसके बाद वो खबरी उसे एक फोटो दिखाता है और जागृति को बताता है कि पुलिस को पहले से खबर थी कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर जागृति काफी शॉक थी, क्योंकि उसके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज थी। जिसके बाद जागृति क्राइम ब्रांच जाती है और वहां पर जेसीपी श्रॉफ से मिलती है। जागृति उन्हें पूछती है कि क्या सच में पुलिस वालों को बॉम्ब ब्लास्ट से पहले पता था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन मिस्टर श्रॉफ जागृति के साथ फ्लर्ट ही कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर श्रॉफ हमेशा जागृति से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जागृति की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। वो बस अपने काम से काम रखती थी। मिस्टर श्रॉफ बॉम्ब ब्लास्ट वाली बात को इनडायरेक्टली कंफर्म कर देते हैं, लेकिन जागृति को फुल कंफर्मेशन चाहिए था, जो मिस्टर श्रॉफ नहीं देते। एक्चुअली इस बॉम्ब ब्लास्ट को सीनियर ऑफिसर मलिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इनके खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता। जिसके बाद जागृति अपने ऑफिस जाती है, जहां पर वो ईस्टर्न एज नाम के एक अखबार में काम करती है। जागृति काफी एम्बिशियस जर्नलिस्ट है और उसका बस यही गोल रहता है कि उसकी खबर फ्रंट पेज पर आनी चाहिए, जिसके लिए वो बहुत मेहनत किया करती थी। शायद इसी की वजह से जागृति को 7 साल में 4 बार प्रमोशन मिल चुका था। माना कि इसके लिए जागृति ने काफी हार्ड वर्क किया था, लेकिन उसके कुछ कलीग्स को लगता है कि जागृति अपने बॉस के साथ ऐसा कुछ करती होगी, जिसकी वजह से उसे इतने प्रमोशंस मिल जाते हैं। जागृति के बॉस का नाम है इमरान और उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है। जागृति इमरान को बताती है कि उसे नई लीड मिली है कि पुलिस वालों को पहले से खबर थी 2010 के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। जागृति इस न्यूज को फ्रंट पेज पर छापना चाहती थी, लेकिन इमरान उससे कंफर्मेशन मांगता है, जो जागृति के पास नहीं था। जागृति उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इमरान उसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से जागृति थोड़ी नाराज हो जाती है। तभी जागृति को उसके सोर्स से खबर मिलती है कि एक जगह पर शूट आउट हुआ है। जागृति फौरन अपने कैमरामैन को लेकर उस जगह जाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है जागृति का एक बेटा है नील, जो छुट्टियों में यहाँ पर आया हुआ था। एक्चुअली वो हॉस्टल में रहता है और जागृति एक सिंगल मदर है। एक्चुअली आज जागृति नील को लेकर मूवी देखने जाने वाली थी, लेकिन वो अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे नील को देने के लिए टाइम नहीं था। जागृति जब शूट आउट स्पॉट पर पहुंचती है, तो वहां पर उसे खबर मिलती है कि ये एक मामूली गैंग वॉर था, लेकिन जागृति को कोई एक्सक्लूसिव न्यूज चाहिए थी। तभी वहां पर जेसीपी श्रॉफ आते हैं, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं था। लेकिन ऑफिसर श्रॉफ यही बताते हैं कि एक गैंग वॉर की वजह से इसको मारा गया है। वहां पर सीनियर जर्नलिस्ट जयदेव सेन भी थे, जिन्हें सब लोग दादा कह के बुलाते हैं। वो श्रॉफ से पूछते हैं कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ छोटा राजन के नाम पर डाल दिया जाता है, और कुछ टाइम बाद छोटा राजन कॉल करके ये कंफर्म भी कर देता है कि उसी ने ये क्राइम किया है। एक्चुअली सेन को इस पैटर्न पर थोड़ा डाउट था, लेकिन श्रॉफ कहते हैं कि ये एक सिंपल गैंग वॉर था। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जागृति को सेन की बातों में दम लगता है। वो सेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करते। एक्चुअली बात करें तो सेन और जागृति राइवल्स थे। सेन के सोर्सेस यानी खबरें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी वजह से सारी न्यूज उन्हें पहले मिलती, जिसकी वजह से जागृति की हमेशा यही कोशिश रहती कि कैसे वो सेन से आगे निकल जाए। जागृति अपने सोर्स को कॉल करती है और उससे पूछती है कि ये मर्डर क्यों हुआ, ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज उसे चाहिए। उसका सोर्स बताता है कि ये बात एक ही आदमी कंफर्म कर सकता है, लेकिन वो सेन को ही सब कुछ बताएगा, क्योंकि वो उसका खास बंदा है। लेकिन जागृति का कहना था कि इस खबर को सबसे पहले वो छापना चाहती है, इसलिए वो अपने सोर्स से कहती है कि उस बंदे के साथ उसकी मीटिंग करवाए। जागृति जब घर जाती है, नील तब तक सो चुका था।
तभी जागृति को एक मैसेज आता है कि शूट आउट करने वाले पकड़े गए थे। जागृति अपने असिस्टेंट दीपा को कॉल करती है और उसे हेडलाइंस चेंज करने के लिए कहती है। अगली सुबह सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी कि शूट आउट करने वाले पकड़े गए हैं। एक जागृति वाला था और दूसरा सेन वाला। तो वही दूसरी तरफ हम लीना नाम की लेडी को देखते हैं, जो एक दूसरे न्यूज़पेपर की हेड थी। लीना अपने स्टाफ पर चिल्ला रही थी कि उनके सोर्सेज जागृति की तरह क्यों नहीं है, उनके अखबार में ये खबर क्यों नहीं आई। तो वही जागृति के घर की बात करें तो वो अपने नाना नानी और मामा मामी के साथ उनके घर में रहती है। एक्चुअली जागृति का पति एक अच्छा आदमी नहीं था, वो हमेशा उसे टॉर्चर करता, जिसकी वजह से जागृति उसके हस्बैंड से सेपरेट हो गई। उनकी डिवोर्स का केस अभी भी चल रहा था। जागृति एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो अहमदाबाद में पुलिस ऑफिसर है। तो वही मीडिया को फिर से छोटा राजन कॉल करता है और बताता है कि ये शूट आउट उसी के आदमियों ने किया था। एक्चुअली ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है कि शूट आउट के बाद 24 घंटे के पहले ही छोटा राजन कॉल करके ये कंफर्म कर देता था कि उसी ने ये शूट आउट किया है। ये देखकर जागृति अपने सोर्स को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे छोटा राजन का एक इंटरव्यू चाहिए। कुछ टाइम बाद उसका सोर्स जागृति को मीटिंग के लिए बुलाता है। उनकी मीटिंग जिस बार में होने वाली थी वो बार सैमसंग भाई का था। एक्चुअली सैमसंग भाई भी छोटा राजन के ही आदमी थे। वो जागृति को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो छोटा राजन का इंटरव्यू दिला सकते हैं, लेकिन उसके बदले जागृति को उनका एक काम करना होगा। वो जागृति से कहते हैं कुछ टाइम पहले सेन दादा अकेले यूरोप गए थे, वो वहां पर किससे मिलने गए थे। अगर जागृति ये पता लगा देगी तो वो उसे छोटा राजन का इंटरव्यू दिला देंगे। जागृति ये सुनती है और वहां से चली आती है। अगले दिन जागृति एसीपी मलिक से मिलने जाती है। उनके ऑफिस के बाहर उसे सेन दादा दिखाई देते हैं तो वो उनसे बात करती है। सेन दादा जागृति से कहते हैं कि वो जिस न्यूज के पीछे पड़ी है उससे दूर रहे, इससे जागृति को खतरा भी हो सकता है। लेकिन जागृति को लगता है कि सेन दादा उसे धमकी दे रहे थे, जिसके बाद वो मलिक से मिलती है और उनसे कंफर्मेशन मांगती है कि पुलिस के पास बॉम्ब ब्लास्ट की पहले से खबर थी। तो ऑफिसर मलिक बताते हैं कि उनके पास ये खबर अनऑफिशियली आई थी, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट 2 नहीं बल्कि 4 होने वाले थे। वो बताते हैं कि जब वो डॉन लोगों को हरा नहीं सकते तो वो उन्हें जीतने भी नहीं देते। मलिक उसे बताते हैं कि ये स्टेटमेंट वो ऑफिशियली जागृति को दे सकते हैं, लेकिन उसे कुछ लाइंस ऐड करनी होगी कि वो पुलिस पर प्राउड फील करती है कि उन्होंने 4 में से 2 बॉम्ब ब्लास्ट को रोक लिया। जागृति भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन जब जागृति ऑफिस में थी तो उसके ऑफिस के लैंडलाइन पर छोटा राजन का कॉल आता है। पहली बार जब वो कॉल उठाती है तो कॉल कट जाता है। फिर से राजन कॉल करता है और वो बताने लगता है कि किस तरह उसने शूट आउट किया। वो बताने लगता है कि दाऊद को किस तरह सब लोग सपोर्ट करते हैं। उसे पाकिस्तान से आईएसआई सपोर्ट करता है और इंडिया के भी कुछ लोग दाऊद के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन छोटा राजन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। उसने अकेले अपने दम पर सब कुछ किया है। वो ये भी बताता है कि रिपोर्टर सेन उसके बारे में कुछ भी लिखता है, जैसे कि छोटा राजन बूढ़ा हो चुका है और उसकी पावर कम हो चुकी है, लेकिन वो नहीं जानता कि आज भी छोटा राजन इंडिया के बाहर रहकर भी वो इंडिया में कुछ भी करवा सकता है। जागृति छोटा राजन से कहती है कि वो उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखेगी जिससे वो हर्ट हो जाए। जब छोटा राजन ये सुनता है, इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। सब लोग काफी खुश थे क्योंकि उन्हें एक हेडलाइन मिल चुकी थी। तो वही जागृति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ये अब तक के उसके करियर की सबसे टॉप न्यूज थी। इमरान जागृति से कहता है कि कल उसे एक और न्यूज कवर करनी होगी, लेकिन जागृति बताती है कि वो कल अपने फैमिली के साथ कश्मीर जा रही है। इमरान भी उसके लिए एग्री करता है और वो दीपा को सारा काम संभालने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं जागृति अपनी फैमिली के साथ कश्मीर जाती है। तो वही सेन दादा जब अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे तभी 4 लोग आते हैं और उन्हें शूट करके चले जाते हैं। हर तरफ ये खबर फैल जाती है क्योंकि एक टॉप के जर्नलिस्ट का इस तरह से मर्डर हो गया था। पुलिस वालों पर काफी ज्यादा प्रेशर था और वो भी इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो वही बाकी जर्नलिस्ट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जागृति को जब ये खबर मिलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से ये काफी बड़ी स्टोरी है और वो यहाँ पर कश्मीर में अटकी हुई थी। जागृति के मामा उसे समझाते हैं कि वो यहाँ पर फोकस करे, लेकिन जागृति का कहना था कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ पर रुक जाएगी तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। इसलिए जागृति डिसाइड करती है कि वो वापस मुंबई चली आएगी। लेकिन जागृति दीपा को सपोर्ट कर रही थी कि वो किस तरह इस न्यूज को कवर करे। तभी खबर आती है
एसीपी महानंदे ने सेन को धमकी दी थी, क्योंकि सेन ने एसीपी के खिलाफ एक खबर लिखी थी कि एसीपी को दाऊद का सपोर्ट है। जब रिपोर्टर्स महानंदे को इस बारे में पूछते हैं तो वो रिपोर्टर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और ये न्यूज भी हर तरफ आ रही थी। जागृति दीपा से कहती है कि वो महानंदे से ये कहे कि वो उनकी स्टोरी लिखना चाहती है ताकि पब्लिक को पता चल सके कि सच क्या है, और महानंदे भी फिर मान जाता है। लेकिन जागृति दीपा से कहती है कि ये स्टोरी जागृति की है, इसलिए दीपा का नाम इसमें नहीं आएगा। ये सुनकर कहीं ना कहीं दीपा का ईगो हर्ट हो जाता है। अगले दिन सभी टॉप के एडिटर्स और रिपोर्टर्स के बीच में मीटिंग होती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो सेन की जस्टिस के लिए सब लोग एक साथ लड़ेंगे। वो सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं क्योंकि पुलिस वालों को अभी भी कोई लीड नहीं मिली थी। जेसीपी श्रॉफ सबको बताते हैं कि शायद उनके मर्डर में छोटा राजन का ही हाथ होगा, क्योंकि सेन दादा ने उनके खिलाफ काफी ज्यादा आर्टिकल्स लिखे थे। इसलिए पुलिस को पूरा शक था कि सेन के मर्डर में छोटा राजन का ही हाथ है। जागृति श्रॉफ से पूछती है कि सेन दादा ने दाऊद के बारे में भी तो बहुत से आर्टिकल्स लिखे थे, तब तो दाऊद ने सेन को शूट नहीं किया, और जब छोटा राजन के बारे में उसने कुछ आर्टिकल्स लिखे तो छोटा राजन इतनी छोटी सी बात पर सेन का मर्डर कैसे कर सकता है। लेकिन श्रॉफ के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। सभी रिपोर्टर्स देख रहे थे कि श्रॉफ किस तरह जागृति को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। तो वही इमरान सेन दादा के बारे में कोई भी न्यूज विदाउट कंफर्मेशन छापने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेन दादा ने अपना काम इमरान के साथ ही शुरू किया था, जिसकी वजह से दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था। दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली समझते थे, इसलिए इमरान उनके बारे में काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। तभी इमरान को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि पुलिस अब सभी रिपोर्टर से पूछताछ करने वाली थी। सब लोग शक के घेरे में थे। पुलिस अब एक के बाद एक रिपोर्टर से पूछताछ शुरू कर देती है। सबसे पहले वो सेन के असिस्टेंट से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सेन अपने काम के बारे में किसी के साथ कोई बात नहीं करता था, यहाँ तक कि वो अपने फैमिली को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता था। एक रिपोर्टर के बयान से पुलिस वालों को पता चलता है कि सेन का और जागृति का एक सोर्स को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को जागृति पर डाउट आता है। तो वही जागृति नील को उसके हॉस्टल छोड़ने पंचगनी जा रही थी। एक्चुअली जागृति ने नील को अभी तक नहीं बताया था कि वो उसके पापा से डिवोर्स ले रही है। उसने ये कहा था कि उसके पापा किसी काम की वजह से बाहर गए हैं। वो नील को बताती है कि जल्द ही वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वहां पर वो नील के लिए एक सेपरेट रूम बनाएगी। नील इससे काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद जागृति उसे पंचगनी के हॉस्टल में छोड़कर आती है। तो वही पुलिस वाले इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि सेन के मर्डर के पीछे छोटा राजन का ही हाथ था। एक्चुअली सेन ने छोटा राजन को बूढ़ा कहा था और वो कमजोर हो गया है ऐसा कहा था, जिससे छोटा राजन गुस्सा हो गया और उसने सेन को मार दिया। लेकिन रिपोर्टर दरवेश श्रॉफ से पूछते हैं कि जिन लोगों ने सेन को शूट किया था क्या उन्होंने ऐसा बयान दिया है, लेकिन श्रॉफ के पास इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं था। इसलिए सभी लोग चाहते थे कि इस केस को सीबीआई को दिया जाए, लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर केस सीबीआई के पास चला गया तो लोगों को ऐसा लगेगा कि पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अगले दिन जागृति फिर से श्रॉफ को मिलने के लिए जाती है ताकि वो कोई कंफर्मेशन ले सके, लेकिन श्रॉफ उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, जिससे जागृति गुस्सा होकर वहां से निकलती है। एक्चुअली पुलिस ने सैमसंग भाई को पकड़ लिया था, क्योंकि वो गैंगस्टर को ऐसे सिम कार्ड प्रोवाइड करता था जिससे उन्हें ट्रेस नहीं किया जाता। लेकिन जागृति को श्रॉफ की कोई भी मदद नहीं मिलती, लेकिन दीपा को एक दूसरे ऑफिसर देवराज से कंफर्मेशन मिल जाता है, जिससे दीपा काफी ज्यादा खुश थी। तो वही देवराज को छोटा राजन का एक ऑडियो मिलता है, जिसमें छोटा राजन ने कहा था कि जागृति ने उसे सेन के खिलाफ भड़काया था। उसी ने सेन की सारी डिटेल्स दी थी, जिसकी मदद से छोटा राजन ने सेन को मार दिया था, और इसके बदले छोटा राजन ने जागृति को अपना इंटरव्यू दिया। अब हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि सेन को मारने में एक फीमेल रिपोर्टर ने मदद की थी। पब्लिक के सामने अभी तक जागृति का नाम नहीं आया था, लेकिन अंदर ही अंदर सबको मालूम चल गया था। जागृति अपने सभी सोर्स को कॉल कर रही थी और अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। जागृति काफी परेशान हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया कि कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा। जागृति को भी ये खबर मिलती है कि छोटा राजन की हेल्प एक फीमेल रिपोर्टर ने की थी, और वो खुद भी इस रिपोर्टर का नाम ढूंढने में लग जाती है। जागृति एक फ्लैट देखने जाती है और उसे वो फ्लैट बहुत पसंद आता है। वो नील को वीडियो कॉल करती है और उसे भी वो फ्लैट दिखाती है।
तो वही लीना इमरान को कॉल करके बताती है कि जिस फीमेल रिपोर्टर को सब लोग ढूंढ रहे हैं वो जागृति है। लीना खुद भी जानती है कि जागृति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो भले ही राइवल्स थे लेकिन जागृति पर उससे पूरा विश्वास था। इमरान भी ये सुनकर शौक था कि सब लोग जागृति को इसमें कैसे फंसा रहे थे। एक्चुअली छोटा राजन ने जागृति को इंटरव्यू दिया था, इसकी वजह से सब लोग जागृति पर ही डाउट ले रहे थे। तभी जागृति को एक नई जगह से जॉब के लिए कॉल आता है। इससे जागृति काफी खुश थी, क्योंकि उसे वहां पर ज्यादा सैलरी मिलने वाली थी। लेकिन जब वो वहां इंटरव्यू देने जाती है तो वो लोग उसे मना कर देते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें पता चल गया था कि जागृति का नाम छोटा राजन के साथ जुड़ चुका है। जागृति समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया जा रहा है। लेकिन इमरान भी जागृति को सब सच नहीं बताता। वो बस जागृति को इतना कहता है कि सेन के मर्डर के सिलसिले में पुलिस वाले उससे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन जागृति उन्हें सब कुछ सच बता दे, बाकी किसी बात का टेंशन ना ले। तो वही दीपा को देवराज से और ज्यादा क्लूज मिल जाते हैं, जिससे उसे क्लियर हो गया था कि वो फीमेल रिपोर्टर जागृति ही है। जिसके बाद दीपा जागृति के बारे में और ज्यादा डिटेल्स निकालने लगती है, जैसे कि जागृति कश्मीर गई थी लेकिन उसने लीव का एप्लीकेशन 2 हफ्ते बाद दिया था। दीपा इन सारे सबूत को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना लेती है। तभी जागृति को अपने डिवोर्स के काम के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता है। वहां पर अजितेश ने उसके लिए एक 5 स्टार होटल में रूम बुक किया था। उन दोनों का अफेयर चल रहा था और वहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद जागृति अजितेश के साथ मिलकर डांडिया खेलने जाती है। जब वो मुंबई वापस आती है तो उसे क्राइम ब्रांच से कॉल आता है। वहां जब जागृति जाती है तो उससे पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ काफी देर तक होती है, जिसमें जागृति को पूछा जाता है कि छोटा राजन ने उससे ही इंटरव्यू क्यों दिया, और अगर इंटरव्यू दिया तो इसके बदले जागृति ने कुछ तो दिया होगा। लेकिन जागृति उन्हें बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पुलिस वालों को पता चल गया था कि सैमसंग भाई ने जागृति से इंटरव्यू के बदले सेन के यूरोप ट्रिप के बारे में जानकारी मांगी थी। जागृति उन्हें बताती है कि सैमसंग भाई ने मांगी थी, लेकिन जागृति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उसने पता करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी छोटा राजन ने उसे कॉल करके इंटरव्यू दिया, और उसे ही क्यों दिया ये जागृति को खुद भी नहीं पता। जागृति के इंट्रोगेशन को 2 महीने बीत जाते हैं और दिवाली आ गई थी। जागृति दिवाली में नील को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। तभी नील जागृति को वीडियो कॉल करता है और जागृति उसे प्रॉमिस करती है कि क्रिसमस के वेकेशन में वो काफी सारे पटाखे फोड़ेंगे। एक्चुअली नील को सिर्फ क्रिसमस की छुट्टियां मिलती थी। तो वही सेन के जस्टिस के लिए अभी भी प्रोटेस्ट चल रही थी और सभी लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे थे, और पुलिस वालों को जागृति पर ही पूरा शक था। तो वही दीपा ने भी पूरी रिपोर्ट बना ली थी और वो इमरान के पास जाती है। इमरान इस रिपोर्ट को छापने से मना कर देता है। जागृति भी इस बात को नोटिस करती है और उसे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा था कि शायद वही वो फीमेल रिपोर्टर है जिसके साथ छोटा राजन का नाम जोड़ा जा रहा है। इमरान इस खबर को छापने से मना कर देता है, तो दीपा लीना के पास जाती है और लीना इस बात के लिए एग्री करती है। जिसके बाद हर तरफ यह खबर फैल जाती है कि जागृति ही थी जिसने सेन को मारने में छोटा राजन की मदद की थी। जिसके बाद पुलिस वाले जाकर जागृति को अरेस्ट कर लेते हैं। एक भावेश नाम का लॉयर जागृति का केस ले लेता है। एक्चुअली भावेश और जागृति पहले से एक दूसरे को जानते थे। श्रॉफ मीडिया को बताता है कि जागृति और छोटा राजन के बीच में 36 बार कॉल हुए थे और जागृति ने ही सेन के सारे डिटेल्स छोटा राजन को दे दिए। जिसके बाद छोटा राजन ने सेन को मार दिया। पुलिस ने जागृति के ऊपर मकोका का चार्ज लगाया था। ये चार्ज तब लगता है जब कोई किसी टेररिस्ट को किसी बात से मदद करता है, और इसमें इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती। इमरान जाकर श्रॉफ से बात करता है, लेकिन श्रॉफ उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। पुलिस जागृति के कलीग्स के साथ पूछताछ करती है, तो कुछ लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग बुरा। पुष्कर नाम का एक बंदा जो जागृति से काफी जेलस फील करता है, उसका कहना था कि जागृति ने ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो उसे इतने फास्ट प्रमोशंस मिलते हैं। और यहाँ तक कि इमरान जागृति की हर बात मानता है और हमेशा जागृति फ्रंट पेज पर न्यूज लाने के लिए कुछ भी किया करती थी। इमरान पुलिस को बताता है जागृति एक हार्ड वर्किंग लेडी है और वो सक्सेस पाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी। और रही बात जागृति के लीव एप्लीकेशन की, तो उसने इमरान को पहले ही मेल कर दिया था। भावेश जागृति से कहता है कि जो भी सच है वो पुलिस को बता दे। एक्चुअली जागृति अपने सोर्स का नाम नहीं बताना चाहती थी, लेकिन भावेश उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया
तो पुलिस वाले उसे और ज्यादा फंसाएंगे। जिसके बाद जागृति वैसा ही करती है और उसके और सैमसंग भाई के बीच में क्या बात हुई थी वो सब कुछ बता देती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसने सैमसंग भाई को सेन के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दिए थे। जागृति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे। तो वही नील को भी जागृति के अरेस्ट के बारे में पता चल जाता है। इससे वो काफी ज्यादा हर्ट था। तो वही कुछ न्यूज वाले जागृति के बारे में कोई भी खबर छाप रहे थे, जैसे कि जागृति छोटा राजन की गर्लफ्रेंड है और उसी ने जागृति को फ्लैट दिलाने में मदद की थी। लेकिन इमरान ऐसी खबरें छापने से मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता जागृति उसके लिए इनोसेंट है। लेकिन ये बात पुष्कर को पसंद नहीं आती। इमरान की वाइफ उसे कहती है कि जो सच है वो सब वो लिखे। जिसके बाद इमरान अपना एक आर्टिकल लिखता है जिसमें वो बताता है कि जागृति कैसी है और वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती। अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ कि जागृति ने ये क्राइम किया है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे एज ए क्रिमिनल मान लिया है। लेकिन जब तक कोर्ट नहीं बोलता कि उसने ये क्राइम किया है तब तक वो इनोसेंट रहेगी। भावेश ट्राई करता है कि जागृति को बेल मिल जाए, लेकिन अपोजिट लॉयर का कहना था कि जागृति की बहुत ज्यादा पहचान है, अगर वो बाहर आ गई तो किसी न किसी तरह से वो अपने आप को बचा लेगी। जिसकी वजह से जागृति की बेल रिजेक्ट होती है और उसे बायकुला जेल मुंबई में भेज दिया जाता है। लेकिन जेल आने पर जागृति की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेल में रंबामा नाम की एक लेडी का राज था। एक्चुअली रंबामा ने अपने हस्बैंड को मार दिया था और उसकी रिपोर्ट जागृति ने ही लिखी थी, जिसकी वजह से रंबामा जागृति से काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो उसे टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जैसे उसे खाना ना देना, उससे टॉयलेट साफ करवाना, ऐसे सारे काम करवाया करती थी। जागृति को वहां रहने में मुश्किल हो रही थी और वो किसी तरह से वहां से बाहर निकलना चाहती थी। वो भावेश से रिक्वेस्ट करती है कि बस उसे बेल दिला दे, लेकिन पुलिस ने अभी तक जागृति के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से भावेश को डिफेंड करने में मुश्किल हो रही थी और बार बार जागृति की बेल रिजेक्ट हो रही थी। जेसीपी श्रॉफ जानते थे कि जागृति इनोसेंट है, क्योंकि उनके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। लेकिन देवव्रत हमेशा जागृति के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी खबर ढूंढ के निकालते और दीपा को बताते जिससे फिर से जागृति की बदनामी होती। जैसे जागृति का गुजरात जाना और उसका अजितेश के साथ अफेयर, इस बात को भी बहुत ज्यादा उछाला जाता है और अजितेश भी उसका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि जागृति का एक्स हस्बैंड भी उसका साथ नहीं देता। तो वही इमरान को काफी प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो जागृति के बारे में न्यूज छापे, लेकिन इमरान इस बात के लिए तैयार नहीं था। तो वो इस जॉब को ही छोड़ देता है और उसकी जगह लेता है पुष्कर। पुष्कर इमरान को पूछता है कि जागृति ऐसा उसके लिए क्या करती थी जो इमरान उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। इससे इमरान गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इमरान की मदद सेन का असिस्टेंट और रिपोर्टर दरवी करने लगते हैं। ऐसे ही बहुत वक्त गुजर गया था और फाइनली पुलिस वाले अब चार्जशीट सबमिट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उस चार्जशीट में 36 कॉल्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, यानी कि वो सब कुछ फेक था। भावेश अब जागृति को तसल्ली दिलाता है कि अब चार्जशीट फाइल होने की वजह से उन्हें डिफेंड करने में आसानी होगी, लेकिन जागृति बस जेल से बाहर आना चाहती थी, क्योंकि उसके घर वाले भी काफी ज्यादा तकलीफ में थे। न्यूज भी यही चल रही थी कि श्रॉफ ने कहा था कि छोटा राजन और जागृति के बीच में 36 बार कॉल हुए थे, लेकिन चार्जशीट में ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन श्रॉफ का कहना था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि ये सच है या झूठ। तो वही जेल में साध्वी माँ आती है। जागृति ने साध्वी माँ के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो रंबा माँ की तरह जागृति को टॉर्चर नहीं करती, उल्टा वो जागृति की हेल्प करती है। जागृति जब उसका रीजन पूछती है तो उनका कहना था कि बाद में जागृति उन्हें हेल्प करेगी। ऐसे ही 7 महीने गुजर गए थे और जागृति को अभी तक बेल नहीं मिली थी। भावेश उसे कहता है कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लॉयर चाहिए होगा जो उनकी बात को रिप्रेजेंट करे, और वो लॉयर बशीष का नाम सजेस्ट करता है। उनकी फीस काफी ज्यादा थी और जागृति के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसके घर वाले ज्वेलरी बेचकर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। बशीर जज को कहते हैं कि पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई है उसके हिसाब से 36 कॉल गायब है, और पुलिस ने जागृति पर आरोप लगाया है कि उसने छोटा राजन को सेन की गाड़ी का नंबर और सेन की फोटो भेजी थी, जबकि यह सब काम छोटा राजन किसी भी तरह से कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वो गूगल करता तो भी उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। लॉयर बशीष का कहना था कि हर बार छोटा राजन कॉल करके ये कंफर्म करता है कि उसने ये क्राइम किया है या नहीं, लेकिन अभी तक ये कोई भी साबित नहीं कर पाया कि जो कॉल आते हैं वो छोटे राजन के हैं या नहीं।
कोर्ट को इस बारे में स्टडी करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, इसलिए उन्हें अगली डेट मिलती है। ऐसे ही 9 महीने बीत गए थे और जागृति अभी तक जेल में थी। लॉयर बशीष कोर्ट को बताते हैं कि जागृति का अभी तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो एक सिंगल मदर है और उनकी फैमिली पूरी तरह से उन पर डिपेंड है। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उनके बेटे को उनकी जरूरत है, इसलिए जागृति को बेल दी जाए। और पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसका कोई भी ठोस सबूत उनके पास नहीं है, लेकिन जागृति अब तक 9 महीने जेल में बिता चुकी है, इसलिए अब उन्हें बेल मिलनी चाहिए। ऐसे ही 25 दिन और गुजर जाते हैं और फाइनली जागृति को बेल मिलती है। वो जेल से बाहर आती है, इससे सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन जागृति जेल के वो डरावने पल भूल नहीं पा रही थी। इमरान उसे मिलने के लिए बुलाता है और वो सेन के कुछ रिसर्च पेपर्स जागृति को दिखाता है। एक्चुअली उस पेपर्स में 2005 के जो मुंबई के कमिश्नर थे आचार्य, उनके और दाऊद के राइट हैंड शकील के बीच बहुत सारे कॉल्स हुए थे। एक्चुअली उस वक्त छोटा राजन ने दाऊद को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन कमिश्नर आचार्य को इसके बारे में पहले से ही पता चल गया था। कमिश्नर आचार्य और शकील मिलकर दाऊद को बचाना चाहते थे, इसलिए कमिश्नर मलिक को ऑर्डर देता है कि जाकर उन शूटर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। मलिक पहले तो दाऊद को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो आचार्य की बात को इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए वो जाकर उन शूटर्स को पकड़ लेता है और दाऊद की जान बच जाती है। जब सेन दादा को पता चला था कि आचार्य दाऊद के साथ मिले हुए हैं, तो वो मलिक से मिलने गए थे ताकि इस बात को कंफर्म कर सके, लेकिन मलिक की बातों से उन्हें समझ आ गया था कि मलिक भी उनके साथ मिला हुआ है। तभी तो मलिक के ऑफिस के बाहर वो काफी ज्यादा परेशान होकर खड़े थे। तभी वहां पर जागृति आई थी और सेन दादा ने उसे वार्न किया था कि वो इस सब से दूर रहे, लेकिन जागृति को लगा था कि वो उसे धमकी दे रहे हैं। ये सुनकर जागृति इमरान से पूछती है कि इस सब में उसे क्यों टारगेट किया गया। इमरान कहता है कि उन्हें ये सारा ब्लेम किसी पर थोपना था और एक सीनियर फीमेल जर्नलिस्ट से बेहतर उनके लिए कौन हो सकता था, क्योंकि जागृति का उसके सोर्सेस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन था। जिस पर जागृति कहती है कि सेन दादा ने अपनी जान खो दी और जागृति शायद इसलिए जिंदा है ताकि वो लोगों को अपनी कहानी सुना सके। जिसके बाद हमें रियल रिपोर्टर जिग्ना वोरा, जिनके साथ ये सच में हुआ है, उन्हें दिखाया जाता है। 7 साल की लीगल बैटल के बाद आखिर वो इनोसेंट साबित हुई, लेकिन अभी भी वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। आखिर 2 मई 2018 को छोटा राजन और उसके 10 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। इस सीरीज को देखते वक्त लगता ही नहीं कि ये हिंदी सीरीज है, क्योंकि 90% डायलॉग इसमें इंग्लिश में ही थे। तो अगर आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।